तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस एक और वीडियो के अंदर जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम दो वायर्स लेंगे जो कि एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल रखे हुए होंगे, उनके अंदर करंट गुजारेंगे और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी उसकी वजह से उन पे जो फोर्स लगेगा उसे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप किसी वायर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो और उसमें चार्ज गुजारते हो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। मैंने अच्छी तरीके से समझाई थी उसकी वैल्यू और उसका फॉर्मूला ये निकल के आया था। आज हम क्या करेंगे कि दो वायर्स लेंगे और उन्हें किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे कि दोनों के अंदर करंट गुजारेंगे और हम जानते हैं कि अगर किसी वायर में करंट गुजर रहा है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो जो पहले वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उससे दूसरे वायर पे लगने वाला फोर्स और दूसरे वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उससे पहले वायर पे लगने वाला फोर्स, ये हमें कैलकुलेट करना है। साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग और बड़ा मजा आएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मान लो कि हमारे पास दो वायर्स हैं जिनकी लंबाई हम लोगों ने L मान ली है। वैसे तो ये वायर बहुत लंबे हैं, इनफाइनाइटली बहुत लंबे हैं, लेकिन हमने इनकी इतनी ही लेंथ ली है फिलहाल जिस पे हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, ये दोनों वायर स्मॉल a की सेपरेशन पे है, यानी कि इनके बीच की दूरी स्मॉल a है। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि इस पहले वायर में से जो करंट गुजर रहा है उसकी वैल्यू है I1 और दूसरे वाले से जो करंट गुजर रहा है उसकी वैल्यू मान लेते हैं I2। और ये मान के चलते हैं सहूलियत के लिए कि दोनों करंट्स की डायरेक्शन एक ही है, यानी कि ये भी ऊपर जा रहा है ये भी ऊपर जा रहा है, दोनों करंट्स पैरेलल करंट्स चल रहे हैं। अब बात करें पहले वायर की, तो पहले वायर में अगर आई करंट जा रहा है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी जिसके लूप्स आप देख सकते हो इस तरीके से। होगा क्या कि ये लूप जाकर के दूसरे वायर को टच करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी तो क्या होगी? अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जाएगी। आप खुद सोच के देखो, राइट हैंड लॉ से अगर ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो यहाँ पे अंदर की तरफ क्रॉस बना देते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ घुस रही है। ठीक है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो इस सेकंड वाले वायर पे बी निकलेगी। अच्छा, अब इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप पिछली वीडियोस देखते हुए आ रहे हो तो आपको पता होगा कि अगर आप एक वायर का डीएल पॉइंट लेते हो और वहां से पी पॉइंट की दूरी पे एक मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आती है? म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। आर जो होती है वो उस डीएल से उस पी की डिस्टेंस होती है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है? ए है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी? म्यू नॉट आई अपॉन में 2πa। मतलब ये है कि ये जो आपकी सेकंड वायर है इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? म्यू नॉट आई अपॉन 2πa। लेकिन चूंकि ये पहली वायर बना रही है, मतलब ये पहली वायर की मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए इसको नाम दिया है B1 और जो करंट है उसको नाम दिया है I1। अब देखिए, अगर इस सेकंड वायर के ऊपर फोर्स लगता है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? पिछली वीडियो में हम लोगों ने निकाली थी F इज इक्वल टू में ILB साइन थीटा। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, ये जो L और B है इनके बीच का एंगल कितना है? मतलब L तो है बिल्कुल सीधी, ठीक है, और B जो है वो अंदर की तरफ जा रही है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का एंगल है तो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? 1 हो जाएगी। तो F इज इक्वल्स टू में ILB लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है। तो B की वैल्यू आपके पास है तो ये वैल्यू इसके अंदर रख दीजिए, यानी कि F21 इज इक्वल्स टू में I की जगह क्या आएगा? I2 आएगा। क्यों? क्योंकि इस वायर पे हम सेकंड वायर पे निकाल रहे हैं ना, तो सेकंड वायर में करंट की वैल्यू क्या है? I2 है। तो I2 मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय B की वैल्यू म्यू नॉट I1 अपॉन में 2πa। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने क्या कहा था कि हम इस पर्टिकुलर लेंथ ले रहे हैं, मतलब L की वैल्यू ले रहे हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा वायर है, तो हम पर्टिकुलर लेंथ ले रहे हैं, तो इस लेंथ पे लगने वाला फोर्स हमें निकालना है। तो इस लेंथ को इधर की तरफ भेज दीजिए, यानी कि F21 अपॉन में L इज इक्वल्स टू में ये वैल्यू निकल के आएगी। मतलब ये है कि इस सेकंड वायर पे जो फोर्स लगेगा, सेकंड वायर पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू ये निकल के आएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहला वायर है जिसमें से हम करंट I1 गुजार रहे हैं उसकी वजह से B1 पैदा हो रही है, वो B1 इस सेकंड वायर के ऊपर ये फोर्स अप्लाई करेगी। अब देखो ध्यान देने वाली बात, अगर सेकंड वायर पे फर्स्ट वायर की वजह से ये फोर्स लग रहा है तो फर्स्ट वायर पे सेकंड वायर की वजह से क्या फोर्स लगेगा? ठीक इसका उल्टा लगेगा। यानी कि हमें पता है न्यूटन का जो लॉ होता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो इसी वैल्यू को आप लिख सकते हो F12 इज इक्वल्स टू में माइनस म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2πa। लिख सकते हो कि नहीं कि भाई ये जो पहला वाला जो वायर है जो दूसरे पे फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स दूसरा वाला वायर पहले वाले पे लगा रहा है, बट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर।
ठीक है, यहां पे आप फोर्स की डायरेक्शन दिखा भी सकते हो, ये तो मैंने माइनस बोल दिया, दिखा भी सकते हो। अगर आप लेफ्ट हैंड लॉ का यूज करते हो तो आपको पता है कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, वहीं इस वायर की बात करो, यहां पे जो आपका करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जाएगी, जरा गौर से सोचो, राइट हैंड लॉ का यूज करो, बाहर की तरफ आएगी। अगर आप देख पा रहे हो बाहर की तरफ आएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। इसका मतलब यह है कि अगर दो वायर्स हैं, दोनों वायर्स के अंदर एक ही डायरेक्शन में पैरेलली करंट बह रहा है, ठीक है, तो वो दोनों वायर्स एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ धकेलेंगे, यानी कि अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। इसकी एक प्रैक्टिकल वीडियो मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर दे रखा है कि दोनों के दोनों करंट्स एक ही डायरेक्शन में है, तो आप देख सकते हो कि जो वायर्स है वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। ठीक है, वहीं पे मान लो कि दूसरा केस ये हो जाए कि अगर इन दोनों वायर्स का जो करंट है उसको हम एंटी पैरेलल कर दे, मतलब एक ऊपर की तरफ जाए और एक नीचे की तरफ जाए, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल हो, तब क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर दो वायर्स हैं उनके अंदर एक ही डायरेक्शन में करंट बह रहा है तो वो अट्रैक्ट होंगे, अगर इन दोनों के अंदर अलग अलग डायरेक्शन में करंट बह रहा है तो वो रिपेल होंगे। यही चीज मैग्नेट्स के अंदर भी होती है। मैग्नेट्स में क्या होता है कि जो मूविंग चार्जेस अंदर होते हैं, अगर वो पैरेलल बह रहे हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि नॉर्थ और साउथ पोल। लेकिन अगर वो एंटी पैरेलल बह रहे हैं, मतलब एक दूसरे की विपरीत डायरेक्शन में बह रहे हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जैसे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल और साउथ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी वायर्स के अंदर फोर्स देखते हैं। इसका प्रैक्टिकल वीडियो मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। यहां पे डायरेक्शन सेम थी तो देखो पास में आ रही हैं जो वायर्स हैं, और अगर डायरेक्शन को अलग अलग कर दो करंट की तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, अगर देखिए इसके अंदर आपको ज़रा सी भी कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैं आपसे कहूँगा कि पिछली वाली वीडियो प्लीज़ जा करके देख लो। मुझे पता है कि कई लोगों ने नहीं देखी है, नहीं देखोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, अचानक से आओगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, अब ये दोनों वीडियोस आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं गैल्वेनोमीटर की और भी कुछ मशीन्स की, जहां पे हम एक्सटर्नल फील्ड में एक या दो नहीं 3 4 5 कंडक्टर्स रखेंगे और उसकी वजह से देखेंगे कि उन पे क्या फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लगातार चेन टू चेन वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, इसी से आपको फायदा होगा। बीच में से आओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। इसके बाद भी इसके अंदर कोई क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। See you in the next one.